नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखिए क्लास 10वीं के विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 की सीरीज में अपन अपने चैनल पीरियोडिक प्लस पर जान रहे थे कुछ अभिक्रियाएं। तो देखो अपन ने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। विस्थापन अभिक्रिया का अपन ने कल पढ़ लिया था। इसमें मैंने तुम्हारे लिए सक्रियता श्रेणी वगैरह भी बता दी थी। तो जैसे अपन ने ये पढ़ा था कि एक जो अधिक अभिक्रियाशील बलशाली धातु होती है ना, जिसमें बल ज्यादा है, वो कमजोर धातु को क्या कर देती है, उसके लवणों से या उसके आयनों से विस्थापित कर देती है, जिसे अपन ने विस्थापन अभिक्रिया कहा था। तो देखो मैंने कल विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी जो मिटा के लिखा था, उसमें सक्रियता श्रेणी याद रख लेना कि तुम्हारी जो चैप्टर नंबर 3 है धातु एवं अधातु, उसमें सक्रियता श्रेणी दी गई है। दोनों जो श्रेणियां होती है वो एक ही होती है, जिसमें धातुओं को क्या किया जाता है, अपनी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो जैसे कि मैंने ट्रिक बताई तुम्हें, काशी ना का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ। और ये सबसे कम क्रियाशीलता होती है सोने की, इसीलिए सोने के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण। और सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है सोडियम और पोटेशियम की, इसीलिए इनको हमेशा केरोसिन या मिट्टी के तेल या इनमें सुरक्षित रखा जाता है। आज अपन पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस जो टॉपिक है ये विस्थापन अभिक्रिया के बाद आने वाला है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण दो यौगिकों के बीच में अणु परमाणु आयनों के आदान प्रदान से होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, पहली उदासीनीकरण, दूसरी अवक्षेपण। उदासीनीकरण में याद रखना अम्ल एवं क्षार। देखो इसमें क्या याद रखना है, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अम्ल व क्षार के आपस में अभिक्रिया करवाई अपन ने, तो ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाएगा, साधारण नमक जिसे सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर लेता है। इसके बाद में आगे देखते हैं इसमें कि दूसरी एक और उदाहरण देखते हैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनते हैं और जल का निर्माण होता है। इसी का दूसरा रूप है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये भी देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है। और इसमें क्या है ना, अवक्षेप बनता है। एक तुम्हारे जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम सल्फेट से, बेरियम क्लोराइड से करवाई गई है, और इसमें बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप बनता है, व्हाइट पीपीटी बनती है, सफेद रंग का अवक्षेप बनता है, जिसके कारण इसको अवक्षेपण कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के परमाणु अणु आयनों के बीच आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। देखो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाई तो बेरियम सल्फेट और NaCl बनता है, तथा यह बनने वाला साधारण नमक विघटन में उपस्थित होता है, तथा बेरियम सल्फेट जो होता है वो एक अवक्षेप के रूप में रहता है, जिसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। इसके बाद में 5वें नंबर की अभिक्रिया करते हैं अपन, अपचयन या हाइड्रोजनीकरण या रिडक्शन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, योग, तो हाइड्रोजन क्या होगा इसमें प्लस, या फिर इसमें कर सकते हैं अपन ऑक्सीजन क्या होगा बाहर, या फिर विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन या विद्युत धनी तत्वों का योग होता है, या फिर अणु परमाणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, ग्रहण किए जाएंगे। इसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे दो उदाहरण देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड अलग हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड को तोड़ेंगे तो कॉपर और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये चीज याद रखना, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, विद्युत ऋणी तत्व भी बाहर निकलेगा, विद्युत धनी तत्व का योग होगा, या इलेक्ट्रॉन भी अंदर आएंगे, बाहर ग्रहण किए जाएंगे। इसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद में देखते हैं अपन इसी से रिलेटेड दूसरी अभिक्रिया। पहले इसमें देख लेते हैं कि मैग्नीशियम फीते को जब जलाते हैं तो उसे रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, कार्बोनेट की परत उसके ऊपर जमा होती है। तो कार्बोनेट की परत को रेगमाल से जब रगड़ा जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद में उसे जलाने में आसानी रहती है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वैसे इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना रहता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर जो कार्बोनेट बना रहता है वो कार्बोनेट की परत हटा दी जाती है। उसके बाद में अपने पास आती है छठी अभिक्रिया, जो अपन जानेंगे ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीडेशन। इसके अंतर्गत बिल्कुल विपरीत है। इसमें योग होगा ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन निष्कासन, विद्युत ऋणी का योग होगा, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होगा, या इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, निष्कासन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखना। तो इसे कहेंगे अपन ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, ये मैग्नीशियम पीते का दहन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ऑक्सीजन का योग हुआ ना, तो इसे ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। कार्बन प्लस CO, ये CO2 बनने की प्रक्रिया ये भी हो गई, या कॉपर प्लस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो भी हो गए। अब तुम ये क्वेश्चन का जवाब जरूर देखना, उसमें तुम अंतर लिख सकते हो। तुम्हारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपचयन व उपचयन अभिक्रिया को किस प्रकार से आप तुलना करके लिख सकते हो, अपचयन और उपचयन को किस प्रकार से तुलना करके लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे, ठीक है। इसके बाद में ध्यान देना तुम। आगे देखते आगे
अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है या एक साथ संपन्न होती है, तो उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात एक अभिकारक का तो क्या होगा उपचयन और दूसरे एक अन्य अभिकारक का क्या होगा अपचयन, तो इसे कहा जाएगा अपने अपचयन अभिक्रिया। जैसे CuO प्लस H2O, तो ये क्या बनाएगा, ये Cu प्लस H2O बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है किसका उपचयन। यहाँ ZnO के कार्बन से भी क्रिया करवाएंगे, इसमें भी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो अपचयन, और ये अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा। इसी प्रकार से यहाँ MnO2 HCl से क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाएगा MnCl2, और यहाँ बनाएगा HCl, Cl2 गैस क्या करेगी इसमें बाहर निकलेगी, और यहाँ पर भी दोनों साथ साथ अभिक्रिया घटित होती है, इसलिए इसे कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, सभी स्टूडेंटों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस चैप्टर में अब हमारे उष्मा से और उष्मा शोषी अभिक्रिया बची हुई है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक दैनिक जीवन में उपयोग संचरण विकृत गंधिता बचा हुआ है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप सभी बच्चों को सूचित कीजिए एवं सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए कि इस चैनल के माध्यम से NCERT का प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर नोट्स बनवाए जा रहे हैं। और बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।